और वो अपनी बेटी को लेकर उसे ढूंढने शहर चली गई। शहर में उसकी बहन नीलम रहती थी। वो पिंकी को लेकर उसी के घर चली गई और वहां रहकर नीरज को ढूंढने लगी, लेकिन काफी दिन होने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर एक रोज उसकी बहन नीलम उससे कहती है, साधना, अब तुम नीरज को ढूंढना बंद कर दो। इतने बड़े शहर में आखिर उसे कब तक ढूंढती रहोगी? अब तुम अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचो और आमदनी कमाने के लिए कोई काम ढूंढना शुरू करो। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। हाँ, यहाँ पड़ोस में कोई सोसाइटी है जहाँ पर उन्हें एक काम वाली की आवश्यकता है। अगले दिन ही साधना उस सोसाइटी में काम करने जाती है, लेकिन वहाँ तब तक कोई काम वाली काम पर आ चुकी थी। साधना चुपचाप लौट आती है। एक दिन पिंकी उससे कहती है, माँ चलो ना हम गांव चलते हैं, अब यहाँ में कितने दिन हो गए। नहीं बेटी, वहाँ कुछ काम नहीं है। शहर में अमीर लोग रहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। मैं यहीं पर रहकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। साधना अभी भी अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर ही रह रही थी। एक रोज उसने अपने जीजा को अपनी बहन से बात करते हुए सुना। ओफो, कितने दिन हो गए तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए। उसने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया है। अब उसे बोलो अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। मैं इतनी सी तनख्वाह में इतने सारे लोगों का पेट नहीं पाल सकता। जरा धीरे बोलिए, कहीं साधना सुन न ले, और मैं अब कैसे उसे ऐसे घर से जाने के लिए कह दूं। कमरे के बाहर खड़ी साधना उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर शाम को अपने बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसे पार्क के सामने एक मोमोज वाला दिखता है। ये आदमी भला इस बर्तन में ऐसा क्या बेच रहा है जो इसके पास इतनी भीड़ लगी है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। कल मौसी का बेटा खा रहा था, तब उसने मुझे भी एक दिया था। बड़ा ही स्वाद था। मेरा और खाने का मन था, लेकिन उसने नहीं दिया। कितने का आता है? माँ, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। पिंकी उस मोमोज वाले से पूछ कर आती है, लेकिन उसके पास केवल चिकन मोमोज ही थे, जो वो 20 रुपए प्लेट दे रहा था। पिंकी ने आकर अपनी माँ को बताया और साधना ने उसे 20 रुपए देते हुए कहा, जा ले आ। उन दोनों ने कर वो चिकन मोमोज खाए, जो कि बड़े ही स्वादिष्ट थे। फिर जब भीड़ खत्म हुई तो साधना उस मोमोज वाले के पास गई। भैया, मैं गांव की सीधी सादी औरत हूँ और यहाँ मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, बताओ। इसलिए मैं तुम्हें ये काम नहीं सिखा सकता। मोमोज वाला वहाँ से चला जाता है। साधना भी घर लौट आती है। वो अगले दिन फिर काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर एक दिन नीलम साधना से, साधना मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहे हैं। ये लो थोड़े से पैसे और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यहीं थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कमरा है, तुम वहीं रहने चली जाओ। मैंने वहाँ बात भी कर ली है। लेकिन बहन, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। साधना अपनी बेटी के साथ उस किराए के घर पर चली जाती है और अपनी बहन के दिए पैसों से थोड़ा राशन ले लेती है। फिर अगले दिन उसे अपने पड़ोस से वैसे ही चिकन मोमोज जैसी खुशबू आती है जैसी उस रोज आ रही थी। वो उनके घर चली गई। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। राम राम काका, आपके यहाँ से बड़ी ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। वो मैं यहीं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ बेटी, मैं मोमोज बनाने का काम करता हूँ। शायद उसी की खुशबू तुम्हें यहाँ तक ले आई। सुबह बनाता हूँ और शाम को जाकर बेच आता हूँ। मैं पिछले 7 सालों से यही काम कर रहा हूँ बेटी। वैसे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मैं दुखों की मारी लाचार औरत हूँ। गांव से यहाँ अपने पति को ढूंढने आई थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब कुछ काम करके इस शहर में रहकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये चिकन मोमोज बनाना सिखा देंगे? बूढ़े काका को उस पर दया आ जाती है। वो उसे मोमोज बनाना सिखा देता है। अगले 3 दिन में ही वो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाना सीख जाती है। वाह बेटी, तुम तो मुझसे भी अच्छे चिकन मोमोज बनाती हो। गुरु अच्छा हो तो शिष्य सब सीख ही जाता है काका। अब बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से इस काम को कर सकूं। खुश रहो बेटी, और ये लो कुछ पैसे रखो। इनसे अपना काम शुरू करो। जब आ जाए तब लौटा देना। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। साधना ने अगले दिन से ही जरूरी सामान खरीदा और मोमोज बनाकर तैयार कर लिए। फिर जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा था, वहाँ ठेला लगाना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत। तभी उसके पास एक लड़की आती है। आप नई लगती हो यहाँ, पहले एक मोमोज टेस्ट करवाओ, फिर ही लेंगे। साधना उसे मोमोज टेस्ट करवाती है। वाह, क्या स्वाद है। इससे पहले इतने टेस्टी चिकन मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे 2 प्लेट खाने के लिए दे दो।
और 3 प्लेट पैक कर दो, घर में सबको टेस्ट करवाऊंगी। धीरे धीरे करके उसके पास ग्राहकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में अच्छी खासी भीड़ उसके पास लगना शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। सबसे पहले उसने काका के पैसे लौटा दिए। उसने पिंकी का एडमिशन वहीं के एक स्कूल में करवा दिया। शाम को पिंकी भी अपनी माँ की मदद करती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब साधना ने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल ली थी जिसमें वो कई तरह के मोमोज बनाकर बेचती थी। एक रोज उसकी दुकान पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आए। उस आदमी को देख साधना हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि नीरज था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन आपस में कुछ नहीं कहते। कुछ ही देर में वो वहां से चले जाते हैं। फिर 2 घंटे बाद उसका पति उसके पास वापस आता है। तुम यहाँ कैसे साधना? आई तो तुम्हें ढूंढने थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम कहीं नहीं मिले। तुमने मुझे और बच्चों को धोखा दिया। तुमने दूसरी शादी कर ली। मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में अपनी से 10 साल बड़ी औरत से शादी कर ली, लेकिन अब मेरा उसके साथ दम घुटता है। तो घुटते रहो अब उम्र भर उसके साथ, क्योंकि मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज तो तुम मेरी दुकान पर आ गए, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से। साधना अपने पति को वहां से भगा देती है और उस दिन के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो दिन पर दिन कामयाबी हासिल करती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। मुंबई शहर में 8 साल की कनु अपनी माँ वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि वैशाली हाउसवाइफ थी। शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूड को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुआत ही उनके नूडल्स से होती थी। एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जयपुर जाना पड़ जाता है। जैसे ही ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है, हे राम, फिर तो तू इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी? मैं एक काम करती हूँ, कुछ रोज वहीं तेरे साथ रहने आ जाती हूँ। जैसे ही दामाद जी आ जाएंगे तब मैं भी सुकून से वापस गांव लौट आऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी सुधीर फोन छीन कर कहता है, बुआ जी प्रणाम। आप कुछ दिन यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगी तो मैं भी बेफिक्र होकर जयपुर जा सकता हूँ। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वैशाली और कनु आपको लेने स्टेशन पहुंच जाएंगी। इतना कहकर सुधीर फोन काट देता है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की? अच्छा है ना, तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा। मम्मी, आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप ये बात सुनकर इतना सैड क्यों हो गई? बेटा, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना, ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे। आज जितना मर्जी खाने हैं खा लो। उनके सामने तो भूलकर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब जंक फूड एंड फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं माँ की आखिर बुआ नानी दिखती कैसी हैं। मैं तो बहुत छोटी रही होंगी ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, तू 3 साल की थी जब तू उनसे मिली थी। प्यार तो वो हम सबसे बहुत करती हैं, लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये सब फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना तो वो खुद खाती हैं और ना ही औरों को खाने देती है। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुधीर जयपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनु बुआ जी को लेने स्टेशन पहुंच जाती हैं। लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो देखो सामने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स की दुकान है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं इन्हें ले आती हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आती है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? थोड़ी देर सब्र कर, मैं तुझे घर चलकर देसी घी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी लो, आ गई बुआ जी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, बुआ जी तो जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो, जीती रहो। चलिए बुआ जी, अब घर चलते हैं। बाहर ऑटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा। अरे ऑटो में क्यों, पैदल चलेंगे। इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, वॉकिंग शॉकिंग भी। वैशाली और कनु हाफते हाफते घर पहुंचते हैं, जबकि बुआ बिल्कुल भी नहीं थकी हुई होती। तुम लोग तो इतना सा चलकर ही कितना थक गए। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकेट पर जाती है
और किचन में रखे उन सामानों पर छोटे छोटे कॉकरोच मक्खियां देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे राम, ओहो हो, तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का। ये लो पानी पियो। अब समझ आया तुम लोगों की कमजोरी के कारण। ये बाहर की चीजें खा खा कर ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है, जहां दुनिया भर के कॉकरोच, मक्खियां और छिपकलियां घूम रही हैं। अरे गांव में तो तुम्हें एक मक्खी मच्छर तक नहीं मिलेगा। अब इस घर की साफ सफाई और तुम सबकी सेहत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुआ दिन भर सबके खाने पर नजर रखती। घर में फास्ट फूड तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या बुआ जी, जब देखो तब ये साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। खाना तो यही मिलेगा, हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही रहो, लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंगी। बुआ जी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान कनू और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिष्ट फास्ट फूड को खाने के लिए तरस गए थे। एक दिन कनू जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है जिस पर चाइनीज पानी पूरी वाला लिखा हुआ होता है। उस ठेले को देख कनू के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो कोई नया पानी पूरी वाला लगता है। चलो, अपने मोहल्ले में कोई तो नया पानी पूरी वाला आया, जरा चक्कर देखती हूँ। भैया, पानी पूरी कैसे दी? आओ माओ चाओ, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे? फ्लेवर? और वो भी पानी पूरी में? काला पानी मतलब काला खट्टा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर, और ऑरेंज पानी मतलब खट्टा और मीठा मिक्स फ्लेवर, और ये डार्क ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर। आपको कौन सा दूं? ऐसा करो, एक एक पानी पूरी सभी फ्लेवर में चखा दो। चाइनीज पानी पूरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है। कनू को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानी पूरी खाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब बस करती हूँ, घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भात भी तो खानी है। अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए? 2। लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे इसका मतलब कि ये फ्री है। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आज के दिन ये सबके लिए फ्री है। अरे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कनू भागकर घर जाती है जहां उसकी बुआ ने उसके लिए उबली हुई दाल और भात बना रखा होता है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे आज कनू, तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुंह सड़ाती हो। सीखो वैशाली तुम अपनी इस बेटी से। देखा, मेरे हाथों के उबले दाल भात इसे कितने पसंद आ रहे हैं। 2 दिन में ही उबली दाल खाना सीख गई, और एक तू है जो इतनी बड़ी होकर अभी तक नखरे करती है। तभी वहां सुधीर अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और बुआ के पैर छूता है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? ये ले बेटा, उबली हुई दाल और भात खा। अच्छा, अब मैं चली आराम करने। तुम सब अपना खाना खत्म करके ही उठना। ये उबली दाल, तुम दोनों ये सब कैसे खा रहे हो? मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। मैं अभी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सुधीर? अगर बुआ को पता चला कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो हंगामा कर देगी। तुम तो जानते ही हो उन्हें। कनू, तुझे कैसे ये उबली दाल भात पसंद आ रहा है? पहले तो तू बड़ा मुंह बनाकर खाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? इसके बाद कनू उनको सारी बात बताती है। सच कहूं मम्मी पापा, तो इतने स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। अगर आप भी खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर ये चाइनीज पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाता कहाँ है? यहीं अपने मोहल्ले का जो नुक्कड़ है ना, वहीं। चलो न जी, कई दिन हो गया कुछ तीखा और कुछ अच्छा खाए हुए। बुआ जी को सोता देख वो तीनों पानीपुरी वाले के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी तारीफें कर रही थी हमारी बेटी तुम्हारी, जरा हमें भी तो चखाओ। सर जी, कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? मुझे काला खट्टा। और मुझे वो ऑरेंज, मतलब खट्टा मीठा मिक्स फ्लेवर। वो जैसे ही उसका स्वाद चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अब तो मैं हमेशा पानीपुरी खाने यही आऊंगी। क्या स्वाद है, अमेजिंग। जी मैडम, और सस्ती भी। 10 रुपए में 5 पानीपुरी। मुझे तो 2 प्लेट और लगा दो। मैं तो 2 प्लेट और खाऊंगा भाई। वो तीनों उस पानीपुरी वाले के दीवाने हो जाते हैं। वो सभी अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में बताते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है।
इसके बाद वो पानीपुरी वाला यानी कि चेंग अपनी रेडी पर बैनर लगा देता है और उस पर लिख देता है 10 रुपए में 3 स्वादिष्ट पानीपुरी। उसी शाम बुआ जी जब मंदिर गई होती हैं तो वैशाली और कनु बुआ से छुपते छुपाते वहां पहुंचते हैं। ओ गॉड, अब इसने 10 रुपए की 3 पानीपुरी कर दी। खैर स्वाद भी तो कितना है इसकी पानीपुरी में। वो दोनों पानीपुरी खाकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे आजकल तो एक भी कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां नहीं दिखते मेरे घर पर, ना जाने सब कहाँ चले गए। बिल्कुल सही कहा बहन, कुछ दिन से मुझे भी अपने घर में कुछ नहीं दिख रहा। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गए। अरे क्या खाक अच्छा है, मुझे मेरी शेरी के लिए एक भी चूहा नहीं मिल रहा। बेचारी मेरी बिल्ली रोज चूहे और कॉकरोच की ताक में बैठी रहती है, लेकिन उसके हाथ ही नहीं लगता कुछ। बात तो सही है, आजकल मेरे घर पर भी ये सब नहीं दिखते। हाँ, बुआ इतनी साफ सफाई जो रखती हैं शायद इसलिए। सामने से बुआ मंदिर से घर आ रही होती है। अरे वैशाली बेटा, तूने देखा उस नुक्कड़ पर जो पानीपुरी वाला लगा है, उसके पास कितनी भीड़ है। बाप रे, लोग तो जैसे पागल हुए पड़े हैं उसकी पानीपुरी के लिए। कहीं मेरे पीछे तुम वहां तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वॉक करने गई थी। ये सब खाकर मुझे मोटा थोड़े होना है। चलो बुआ जी अब घर चलो। हाँ हाँ चलो, अब पढ़ाई भी तो करनी है। रात को बुआ खाना खाकर टहलने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि वो चाइनीज पानीपुरी वाला चूहेदानी, चमगादड़ पकड़ने के लिए नेट, साथ में कॉकरोच और लिजर्ड रैपिड भी लाया हुआ होता है और फिर कुछ देर बाद उनको पकड़कर वहां से चला जाता है। ये पानीपुरी वाले को आखिर इन सब कीड़े मकोड़ों को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर दाल में कुछ काला है, अभी इसका पीछा करके पता लगाती हूँ। वो पानीपुरी वाले का पीछा करती है और देखती है कि वो सभी जानवरों को एक एक कर ओखली में कूट कर उनका कीमा बनाकर पानीपुरी का पानी तैयार कर लेता है। मैं हूँ चेंग चाइनीज पानीपुरी वाला। ये पागल लोग कॉकरोच के पानी को काला खट्टा, छिपकली के पानी को लाल पानी और चमगादड़ के पानी को खट्टा मीठा पानी समझकर चटकारे ले लेकर खाते हैं। हे भगवान, तो ये राज है इसके ठेले पर लगने वाली भीड़ का। ना जाने ये इंसान कितना गिरेगा। उधर जब बुआ घर पहुंचती है तो वैशाली, कनु और सुधीर तीनों ही पेट पकड़े हुए बैठे होते हैं। बुआ जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। इन तीनों को ही पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि 2-4 दिन इन्हें घर का ही खाना देना। लेकिन ये सब तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। बुआ जी, हमने चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी रोज आपसे छुप छुप कर खाई है, हमें माफ कर दो। इसके बाद बुआ जी उन सब के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है और उनकी खूब देखभाल करती है। अगले दिन रात को चेंग फिर से जानवर पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बुआ जी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेती हैं और चेंग की सच्चाई सबको बता देती हैं। फिर पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी बुआ जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो बुआ जी, आपने तो हमारा भला ही चाहा, लेकिन हमसे ही गलती हो गई। गलती मेरी भी है जो मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही सख्ताई की। अगर थोड़ी ढील दे देती तो तुम्हें यूं छुप छुप कर पानीपुरी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगले दिन बुआ जी अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाती हैं। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और हार पहन